हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे यहाँ लास्ट ईयर का, यानी 2022 में जो प्रश्न पत्र बना है आपका, यानी जो पेपर आया था उसमें जितने भी प्रश्न आपके केमिस्ट्री के चैप्टर से आए हैं उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमने लिख लिए थे, यानी कि हमने सीख लिए थे किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आगे के बचे हुए आपके प्रश्न हैं उनका आंसर लिखना हम सीखेंगे। ओके, तो होपफुली आपने वो क्वेश्चन घर में जाके रिवाइज किए होंगे और स्वयं से भी उनको हल करने का प्रयास किया होगा। तो अभी हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो पहला प्रश्न था आपका यहाँ कुछ एमसीक्यूज थे, उसके बाद हमने प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू किया था। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के मैंने आपको उदाहरण बताए थे। दो बार डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, धातु के सॉल्ट की आपस में विक्रिया कराई जा रही है और फिर आपका नया एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो देखा था। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर एंड गिव इट्स टू यूजेस ऑल्सो। ठीक है, तो हमने रिएक्शन देखी थी, क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया करके जिप्सम प्राप्त होता है, और इसकी अभिक्रिया भी हमने देखी थी। साथ ही उपयोग की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपका खिलौने बनते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। जब कहीं पर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर जो लगता है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। साथ में आपके मॉडल स्टैच्यूज को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, और आपका प्रश्न था The two elements X and Y have atomic numbers 12 and 17 respectively। तो 12 परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का होता है, वहीं 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ठीक है, एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X and Y। X और Y का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 12 के लिए हमने 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, और वहीं 17 के लिए आपका कितना आ गया था? 2 8 7। देन where the elements X and Y are placed in periodic table। तो पीरियडिक टेबल में हमने थर्ड पीरियड में देखा था इनको, और वहीं पर which is metal and which is non metal। तो मैग्नीशियम आपका मेटल यानी कि धातु है, और क्लोरीन आपका क्या है? अधातु यानी कि नॉन मेटल होगी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। यानी कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग, आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का आपको बताना है कि वहां पर क्या क्या गुणधर्म पाए जा रहे हैं, और उसी दूसरा क्या है आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें बताना है। यानी दोनों को कंपेयर करना है कि आधार क्या है दोनों को बनाने का, किस प्रकार से तत्वों को दोनों जगह पर रखा गया है, उसको हम समझ रहे। ठीक है, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल आपका एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि जो आपका परमाणु का भार है उसके बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को लगाया गया था, और इसी आधार पर तत्वों को क्या बोला था कि आवर्ती फलन होंगे एक दूसरे के, यानी कि आवर्तिता पाई जाएगी इनमें। जब हम एटॉमिक मास का बढ़ता हुआ क्रम लेते हैं तो उसके बाद क्या देखते हैं कि कुछ समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जाएगा, और इस प्रकार से टेबल बनाई गई थी यहाँ पर। साथ ही जो अबाउट द मॉडर्न पीरियडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार क्या किया गया था, उन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में इस प्रकार से लगाया गया था कि जो उनके क्या कहा गया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। यानी कि जो परमाणु क्रमांक को यहाँ पर आधार माना गया, और क्या कहा गया कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को लगाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे हमें एक समय बाद दोबारा से गुणधर्म रिपीट होते हुए दिखेंगे, और फिर हम उनको क्या करेंगे आपके एक समान वर्गों में रखेंगे। ठीक है, तो आपके आवर्त और वर्गों में तत्वों को क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। यहाँ पर 18 वर्ग बनाए गए थे, यानी कि ऊर्ध्वाधर जो समूह थे, ऊर्ध्व समूह, और वहीं पर आपके 7 पीरियड्स यानी कि 7 आवर्त बनाए गए थे, जो कि 36 पंक्तियां थी जिनमें तत्वों का परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से तत्वों को यहाँ पर अरेंज किया गया था। साथ ही क्या बोला गया था कि परमाणु भार की अपेक्षा परमाणु क्रमांक के से हम क्या करते हैं, ज्यादातर प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। यानी कि क्या बताना है, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, और साथ ही आपको क्या देना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देनी है मीथेन की। ठीक है, चलिए
मीथेन आपका होता है CH4, तो CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए या बनाइए। ठीक है, चलिए। तो बच्चे सहसंयोजी बंध कहाँ पर बन रहे थे? जहां पर मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के कारण आपका क्या बनेगा? बंध बनेगा। ठीक है, इसी को आपका क्या कहा जाएगा? सहसंयोजी बंध कहा जाएगा। यानी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा होगा। और ये हमने कार्बन और कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स में देखा कि कार्बन क्या कर रहा है, अन्य परमाणुओं से या अन्य तत्वों के परमाणुओं से जुड़ करके या स्वयं अपने ही दूसरे परमाणु से जुड़ करके क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, यानी सहसंयोजी बंध बना रहा है। और सहसंयोजी बंध बनाने के पश्चात क्या हो रहा है? वहां पर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रही है, यानी कि साझेदारी हो रही है। तो साझेदारी के कारण, शेयरिंग के कारण बने हुए बंधों को क्या कहा जाता है? आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन, तो मीथेन आपका CH4 होता है। CH4 सेंटर में कार्बन आ जाएगा और 4 हाइड्रोजन से ये जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार अ कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, यानी कि दो परमाणुओं के मध्य एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या हो सकता है? शेयरिंग हो सकता है, यानी साझेदारी हो सकती है। दी तो उसको क्या कहा जाता है? दो एटम के मध्य में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, यानी आपसी साझेदारी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, और इसके कारण बने हुए बंधों को कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध कहा जा रहा है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाय द टू एटॉमिक न्यूक्लियाई। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाय, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर्षित हो रहे हैं किसके द्वारा? एक न्यूक्लियाई के द्वारा नहीं, बल्कि दोनों ही न्यूक्लियाई के द्वारा। दो न्यूक्लियाई किसके? दो एटम जिनके मध्य क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है। अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एटम्स इज टू स्मॉल फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अकर टू फॉर्म आयंस। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? जहां पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत कम है दो एटम्स के बीच में, यानी कि जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो कम है, जिससे कि क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर कर जा रहा है टू अकर फॉर्म आयंस। ठीक है, आयंस के रूप में फॉर्म ना होकर के, बल्कि साझेदारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए। और CH4 की बिंदु संरचना इस प्रकार बनेगी। ठीक है, तो ये जो आपको क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये किसके हैं? ये है कार्बन के, ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन ये आपके कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 4 क्रॉस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो ये डॉट वाला स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार साझेदारी किस प्रकार से हो रही है? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है? कार्बन के साथ, और कार्बन भी एक हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इस प्रकार आप इस हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसमें आपके दो आपके इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन वाला है और एक किसका है? एक उसका स्वयं का है। इस हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, सेम। ठीक है, और बात करेंगे इस सेंटर में जो कार्बन है सेंट्रल एटम की, तो उस पर आपकी 8 संयोजकताएं पूरी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि 4 उसके स्वयं के थे और एक एक इलेक्ट्रॉन वो किससे ले रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से ले रहा है। तो इस प्रकार की बिंदु संरचना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। ओके, तो ये आप ड्रॉ कर लेंगे, साथ ही आप कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में लिखेंगे। ओके, चलिए लिखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के एक से अधिक युग्मों की साझेदारी से बने बंधों को सहसंयोजी बंध कहा जाता है।
ये दो परमाणुओं के मध्य बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मीथेन में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के बाह्यतम कोश में, और आपके हाइड्रोजन के एक ये था डॉट वाले, ये हाइड्रोजन के ये। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने साझेदारी की। कार्बन के अंतर्गत अब कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अब कार्बन के पास, कितने आ गए साझेदारी के बाद। और एक हाइड्रोजन की बात करें तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो किसके समान, अक्रिय गैसों के समान विन्यास प्राप्त करना होता है। तो अक्रिय गैसों के समान विन्यास प्राप्त कर लिया, हाइड्रोजन ने हीलियम के समान, और वहीं कार्बन ने अन्य किसी अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है किस प्रकार से साझेदारी हो रही है। तो साझेदारी के कारण आपके बॉन्ड बनते हैं डैश से, जिनको आप दिखाते हैं इस प्रकार। अगर मैं CH4 की बात करूं तो इस प्रकार से, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये डैश दिख रहा है, यही क्या है आपका, यही कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध है। ओके नोट करेंगे ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए हैं आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी, हैंड रेज करिए 10th में है अगर तो। ओके तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी 2022 में जो प्रश्न पत्र आपका आया था एग्जाम में बोर्ड में, उस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। किस किस प्रकार के प्रश्न वहां पर पूछे गए थे उनके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके जितने भी चैप्टर्स आए हैं उनके जो क्वेश्चंस बने हैं इस प्रश्न पत्र में, उनको हम सॉल्व करें। तो आपका क्वेश्चन था व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि आयनिक यौगिकों का प्रश्न है, आयनिक यौगिकों का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक उच्च क्यों है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा था हमारे पास एक Na है, एक Cl है, ठीक है, एक सोडियम है, एक हमारे पास क्लोरीन है। बच्चे सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। तो आपका क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है Cl। 11 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 1। अगर कोशों में आप इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो इसी प्रकार से भरते हैं। सोडियम की बात की जाए तो 2 8 1, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्या आएगा 2 8 7, ठीक है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो बाह्यतम कोश की बात करते हैं। बाह्यतम कोश में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, और क्लोरीन में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड किस प्रकार से फॉर्म होगा, बॉन्ड होगा कि एक एटम जो होगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा, या एक परमाणु आपका दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, और इससे क्या होता है, इससे आयन्स डेवलप हो जाते हैं, आयन बन जाते हैं। और आयन क्या है, जो धनावेश और ऋणावेश आप किसी भी परमाणु के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर मैडम जब 11 आपके क्या थे, परमाणु क्रमांक था, इसका मतलब क्या था कि प्रोटॉनों की संख्या भी 11 थी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी थी, 11 थी, ठीक है। और यहाँ पर जब क्लोरीन की बात कर रहे हैं 17, तो प्रोटॉन भी 17 थे उदासीन अवस्था में, और इलेक्ट्रॉन भी क्या थे, 17 ही थे, ओके। लेकिन क्या हुआ, जब सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब 10 रह गई, ठीक है ना। जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, पहले उसके पास 11 थे, 1 दे दिया उसने तो 10 बच गए उसके पास। अब क्या हुआ, क्लोरीन के पहले पास 17 थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, अब 18 हो गए। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी अब 1 प्रोटॉन ज्यादा है अब 1, ठीक है ना।
11 प्रोटोनों को आपका 10 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो हम Na पर लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है Na पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन के साथ क्या आ रहा है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, तो उसमें क्या हो गया, प्रोटॉन तो 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 18 हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, तो हम Cl को दिखाते हैं निगेटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, ये आयन बन गए हैं, और इन आयनों के मध्य में जो बंध बने हैं उनको क्या कहा जाता है, आपका आयनिक बंध कहे जाते हैं। और ये आयनिक बंध बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए स्ट्रांग है तो इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तापमान ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसीलिए जो है वो उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, आपके आयनिक कंपाउंड्स का। ओके, क्या बताया मैंने, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया, आयंस डेवलप हो गए यहाँ सोडियम और क्लोरीन पे, फिर आयनिक बंध बन गया। आयनिक बंध चूंकि बहुत स्ट्रांग होता है और इसीलिए बहुत ज्यादा ऊष्मा दी जा रही है, बहुत ज्यादा तापमान दिया जा रहा है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तापमान चूंकि बहुत ज्यादा दिया जा रहा है इसलिए क्या कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी जिस तापमान पर आपका कोई भी आयनिक कंपाउंड पिघलना शुरू करेगा वो तापमान बहुत ज्यादा होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि आयनिक यौगिकों का, आयनिक कंपाउंड्स का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट उच्च है यानी कि हाई है। ओके, चलिए आंसर नोट करेंगे। The ionic compound are made up of positive and negative ion which have the strong force of attraction। ठीक है, किसके कारण बन रहे हैं, धन आयन और ऋण आयन के कारण आपके आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, जैसे कि हमने NaCl में देखा कि Na पॉजिटिव है और Cl आपका क्या है, निगेटिव है। ठीक है, आयनिक यौगिक धन आयन व ऋण आयन के मध्य प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बनते हैं। नोट कर रहे हैं आप, जो हमारा आयनिक यौगिक है वो धनायन और ऋणायन के मध्य प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बनते हैं, यानी जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है आपका किसके बीच में, जैसे हमने सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लिया तो सोडियम आपका पॉजिटिव था, क्लोरीन वहीं पे नेगेटिव था, दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, जिसके कारण से क्या बन रहे हैं, आपके आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज आयन। ऑपोजिट चार्ज आयन यानी कि जो आपके विपरीत आवेशी आयन है, विपरीत आवेशी आयन, एक आपका पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था। ओके, देन सो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो इससे क्या होता है, बहुत अधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बंध को तोड़ने के लिए होती है। That's why आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए जो आपके आयनिक यौगिक हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक होगा वो बहुत उच्च होगा। Give an example of a non-metal which is a liquid at room temperature। बताइए कौन आंसर करेगा, GIC नारायण बगड़। ऐसा आपको नॉन मेटल यानी अधातु बतानी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। धातु और अधातु का चैप्टर पढ़ा था,
तो यहाँ पर आपने धातु अधातु पढ़े थे। धातु आपने कहा था ज्यादातर आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे, कोई कोई धातु आपको क्या हो सकती है, द्रव अवस्था में मिल सकते हैं। वहीं पर आपने अधातुओं की बात की थी कि अधातु आपकी ज्यादातर ठोस या गैसीय अवस्था में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ अधातुएं ऐसी थी जो द्रव अवस्था में भी पाई जा रही थी। ठीक है, तो ठोस और द्रव में हमने बहुत सारे गुण देखे थे अलग अलग। ओके, और साथ ही धातु अधातु में हमने अलग अलग गुण देखे। धातुएं क्या थी आपकी, मैलिएबल थी, डक्टाइल थी, कंडक्टर थी, इस तरह से हम धातुओं को क्लासिफाई कर रहे थे। वहीं पर अधातुओं को हम क्या बोल रहे थे कि ये आघातवर्धक भी नहीं है, यानी भंगुरता का गुण है, सुचालक नहीं है बल्कि कुचालक है, ऊष्मा और विद्युत की। ठीक है, साथ ही ये तो भौतिक गुणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया था। रासायनिक गुणों में हमने क्या देखा था, हमने धातुओं और अधातुओं की अलग अलग परमाणुओं से, अलग अलग तत्वों से अभिक्रिया करके देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। ठीक है, धातु में हमने क्या देखा था, धातु आता है आपका पारा यानी कि मरकरी जो होता है, और वहीं पर अधातु क्या होती है आपकी, ब्रोमीन होती है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एट रूम टेम्परेचर ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। ठीक है, तो क्या है ब्रोमीन, ब्रोमीन जिसका सिंबल आता है आपका Br। ओके, हेलोजन फैमिली का तत्व है एक। ब्रोमीन अकेली अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, इट एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। इसका अणु कैसा होता है, द्विपरमाणुक होता है, द्विपरमाणुक अणु पाया जाता है इसमें। द्विपरमाणुक अणु यानी कि Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, क्लियर है। और धातु मैंने क्या कहा, जो धातु, ये तो अधातु हो गया। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी वो आपका क्या है, मरकरी, पारा जिसे आप कहते हैं, जो थर्मोमीटर में पाया जाता है, Hg जिसका सिंबल होता है। ठीक है, ओनली मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो बच्चों आज के सेशन में भी हमने क्या किया, कुछ और प्रश्नों के उत्तरों को जाना। ठीक है, ये प्रश्न आपके 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें आए पूछे गए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर आंसर लिखना सीखा है उसी प्रकार से आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आयनिक यौगिकों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो आयनिक यौगिकों से यहाँ प्रश्न आया है कि उनका गलनांक उच्च क्यों होता है। शायद आपके पास प्रश्न आ जाए कि आयनिक यौगिक होते क्या हैं, उनके एग्जाम्पल बताइए, या आयंस क्या होते हैं, धनायन ऋणायन कैसे बनते हैं, तो वो सब आपने चैप्टर में समझा है, तो उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो किसी भी टॉपिक को समझना आवश्यक है, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ओके, अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आप उसके अनुसार जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार आप आंसर कर लेंगे। ओके, तो जितने प्रश्न कराए गए मैं उम्मीद करती हूँ वो अच्छे से समझ में आपको आए होंगे। कोई डाउट होगा आपका, आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो वो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम फिर से जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपके डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए